तारी कि दूध पियब सिखाओगा, खून पियब नहीं। ठीक है, आज हम धान उगा रहे हैं इतनी ज्यादा मात्रा में, उस धान से इन्वायरमेंट में गर्मी उत्पन्न हो रही है। नहीं आए तो आप प्रैक्टिकल के, हम सब वो सब प्रैक्टिकल ना बताओ कि जाके लैब में हो, ऐसा प्रैक्टिकल बताओ आई ठैया हो जाए। जहां धान उगा है, अब की बार क्यों जने रहा है, एक बार बगिया में घूम के आया आमे के, एक बार धान एक खेते में घूम के आया और बताया कि गर्मी केहमा ज्यादा बढ़ रही थी, आमे बगिया वाले में ज्यादा ठंडक रही थी कि खेते में ज्यादा ठंडक रही थी। समझे है, ज्यादा पानी उगा रहे धान की खेती इतनी इन्वायरमेंट में गर्मी पैदा कर दे रही है, पूछो मत ना। और बस चावल उगाया जाता। अरे चावल के किस्म रही सी अपने क्या, चावल उगत रहा ने, लेकिन ये चावल नहीं उगत रहा जो अनाज उगावा जाता है। ठीक है, हाइब्रिड का क्या मतलब वो था। हाँ ठीक है, पहले सरबती धान आवत रहा, पता नहीं कौन कौन सरबती गेहूं और काला नमक धान और मंसूरी और पता नहीं, अब वो सब हेरा जाता है कुछ। आज हाइब्रिड खा रहे हैं। हाइब्रिड क्या है, एक बार जो पैदा हो जाए दोबारा ना पैदा हो, ठीक, और बहुत ढेर मात्रा में पैदा हो जाए। जब इस तरह अन्न खा गया तो नपुंसक के तो शिकार हो गया। जब अन्न ऐसा खा रहे हो जो दोबारा पैदा नहीं कर सकता, तो उसका रस जो बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, तो उसमें शुक्र रहेगा नहीं तो कैसे होगा। आज IVF के नाम पर कृत्रिम बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, आपको समाज को कैसे घृणित किया जा रहा है। अभी भैया जी हमारे बात कर रहे थे कि जो हमारी बच्ची है, ठीक है, हमका चूतिया बताओ रहे कि बाल विवाह कर दे रहे हो, ये किया। आज ये बताइए आप, हम समाज में रहते हैं, डॉक्टर है, मुझे पता है, समाज में आप बैठिए तो पता चलता है कैसे कैसे अवैध संबंध हो रहे हैं। बुआ मामा के बेटे बच्चियों में संबंध अवैध बन रहे हैं। क्या है वो, मेंटल असेटिस्फेक्शन है। आप पता नहीं 25-30 साल में बियाह करता है, वो करत कुछ नहीं है, जाए फालतू में टहरता है। पहले हमारे बाप दादा बच्चों को गवनवा तो जब जवान होते हैं तब तो होत रहा ने, सदिया ब्याहवा बचपन हो जाता रहा, गवना तो 16 साल 17 साल में हो रहा ने। वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है। आज जो लड़की अगर कम सुंदर होती है, उसके अंदर एक गुण, एक वो हीन भावना में जुती है कि हमसे के प्यार करी, हमसे के शादी करी, हम कहाँ जाए, क्या होई क्या नहीं। लेकिन हमारे बाबा बुजुर्ग जो थे उनके पास एक काम था कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भले जाए बाद में ब्याह हुए, लेकिन वो जो एक अभाव था, एक हीन भावना थी, उससे तो बच जाती थी ना वो। ठीक है, नहीं आज देख ही लेता, ढेर चोचलात करा था, दूसरे 3 महीना नहीं बेचा था, तलाक हो जाता है। आज तू कौन उखाड़ लेता, हम तो बताओ। हम आपको बच्चे निर्माण करने की तकनीक थी, हमारे आयुर्वेद में है, हमारे जो हमारे देवेंद्र। नहीं ठीक है, आप बात करिए, अच्छी बात है, आप बढ़िया। ठीक है, तो हम बच्चे को, आपको किस बच्चे को समझना है, किस बच्चे को समझाना है, हम वो भी बताएंगे। बच्चे को निर्माण करना कैसे है ना, वो भी समझाएंगे, वो भी टेक्निक हमारे पास है। वो एक दिन का एक्चुअली क्या है, अभी तो हम लोग केवल वानगी देने आए हैं आप लोग को। ठीक है, अभी हम तो पूरा ट्रेनिंग देंगे आपको। ठीक है, आप लोग बढ़ेंगे, अभी तो आपसे केवल परिचित होने आए हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे बीमारियां, कैसे आज पैरालाइसिस, जब से टीका लगा है वैक्सीन कोरोना का, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो नहीं लगाए भाई, और हमसे जो जुड़ा हुआ था हमने उसको भी नहीं लगाने दिया। जब रिसर्च आई कि भैया कोरोना लगे तो अब मर जावे, बीमारी हुई है, वो बनाई, बहुत धन्यवाद दे हमका, जे जगह बचाए रहे। ठीक है, जगह जगह नहीं लगे दे, उनका जे का कहूँ 2 कदम नहीं जाए करा ना, कहा भैया ट्रेन में टिकट ना मिले, हमका तो का जाएगा कहाँ, जो ट्रेन में टिकट लेके जाएगा कहाँ, तू ही बतावा, तो का जाए कहूँ नहीं यार ट्रेन में टिकट बिना तरसता। अरे तो का रहा है कि तो यहीं रहा, आराम से रहा, टीका लगवा ले तो मर पे चले बिना पहाड़ हो जाए। अब टीका लगे से बुजुर्गों के गुवाहाटी में पता नहीं कितने बुजुर्ग हम रोज देखी थी, भैया जब से टीका लगा गांठी से बेकार हो गए, चले नहीं पाई। ठीक है, हमार करिया फिर जी, तो अब उसकी बीमारी से लड़ने के लिए भी हमारे भी साधन है। ठीक है, जो जहर गया है शरीर में ना, उस जहर को निकाल कर बाहर कर दिया जाए। ठीक है, उस जहर को निकाल करके बाहर कर दिया जाए, वो जहर बाहर हो जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगी, तो फिर ठीक हो जाएगी। और उसकी विधि केवल आयुर्वेद में है या होम्योपैथ में है, या जो अपनी देसी पद्धतियां उसी में है, अंग्रेजी में कोनो टेक्निक नहीं है। ओके, समझता है। तो हमको अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रहना ही चाहिए, समझ रहे हैं।
उसमें स्वस्थ को कैसे स्वस्थ बनाया जाए। और जो लोग भैया जो और गलती से हो गया, ज्यादा खा लिए, कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ आदमी के बीमार हो के, कहूँ डूबे के, नुकसान हो के, पांचे कारण, या तो लोभ करी, या तो ईर्षा करी, या लालच करी, या मोह करी। जब यही ज्यादा हो जाता है ना, तभी वो आदमी कहते हैं कि बीमारी का मूल कारण प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध का मतलब होता है बुद्धि से जब हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। ठीक है, जब तक बुद्धि पे चलते रहते हैं ठीक रहता है, जब बुद्धि से कहीं गिर जाते हैं, ज्यादा लालच में फंस गए, अरे दाल भात बहुत बढ़िया बना, लाओ यार हच्चा के खा लीन जाए, हच्चा के खा लिया तो पचाया नहीं, किया कुछ नहीं, दिन भर सोए गया तो अपच हो जाएगी नहीं। ठीक है, मोह ज्यादा हो गया, किसी व्यक्ति से लगाव उतना रखिए जितना ठीक है। अब इतना लगाव हो गया तो सार नालायक होएगा, मारा था जूता तो फिर छोड़ते नहीं है, आपन बेटवा अटे कुछ हुए, ऐसा नहीं है। पहले मने आपन बेटवा से ज्यादा अपने भाई के बेटवा, हमार भतीजा, हमार परिवार को पालते थे, परिवार को संजो के चलते थे। आज परिवार में वो संजोग वो टूट रहा है, तो इसीलिए हो रहा है कि हम मोह किसी से ज्यादा कर लिए, एक व्यक्ति से ज्यादा मोह हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं, तभी हमको बीमारियां होती हैं। तो हमें स्वस्थ कैसे रहना, अभी इस मौसम में, अभी आपके मौसम में बता रहे हैं। और आपकी रसोई, हमारे यहाँ किचन का युद्ध नहीं बाबा कौनो, हमारे यहाँ रसोई बोले ने। रसोई का मतलब जेमा रस होए, आयुर्वेद रस पे चलता है। रस 5 रस है, ठीक है, 6 रस हैं, ठीक है, मधुर, तिक्त, कटु, ठीक है, कसाय, ठीक, और लवण, नमकीन। तो ये जो हमारे रसोई में धनिया, मिर्चा, सौंठ, हल्दी, काली मिर्च, यहीं से सब दवाई बना था। हम आपको बताए थे, इसी से सब दवाई बना था। कौने में कितना रेशियो मिलावे का, बस वही जाने को था वैद्य जी का। ठीक है, और वैद्यगिरी बहुत बड़ी होती है, इतना छोटे भी नहीं होते, लेकिन आपके स्वस्थ रहने के लिए इतना बहुत पर्याप्त है। इस समय मौसम है, बसंत ऋतु आ गई, बसंत का आगमन हो गया है। ठीक है, धूप थोड़ा तेज होने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि शरीर में जितना कफ रहता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। और हमका तनी गर्मी लागा था, तो मैंने ही कहा करें ना, सबके घर में फ्रिज या है, ठंडा पानी पी लें, और जैसे ठंडा पानी पी गया खांसी हो गई। ठीक, तो इस मौसम में हरड़ और मुनक्का, ठीक है, हरड़ और मुनक्का, नहीं तो आपके घर में सौंठ होगी, काली मिर्च होगी, नहीं तो अजवाइन होगी। अजवाइन को उबाल करके और पानी पीना चाहिए उसका काढ़ा, या वैसे चबाइला काला नमक और अजवाइन। ठीक है, ढेर जने के गांठी और पेट ना साफ हुई। ठीक है, पेट नहीं साफ होगा तो हरड़ इसमें इस समय बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, और उसमें नमक डाल करके हरड़ का सेवन करेंगे तो बहुत बढ़िया साफ करेगा। लेकिन जेके बीपी हो वो नमक को, सेंधा नमक खाओगे तो नहीं बिगड़ पड़ेगा। ठीक है, और जेके बीपी हो वो मुनक्का के यूज करिए, समझता है, जेके पेट ना साफ, मुनक्का बहुत अच्छा चीज है इस मौसम में। और जेके गटाई गला ज्यादा खराब हो, मुनक्का भिगो दिया, बिया निकाल लिया, हरड़ का कूट लिया और छोट छोट गोली बना लिया, और मुँह में धय के चूसा, देखा तो यार गटाई वटाई सब ठीक हो जाएगी, गला ना खराब हुई, और पूरा दिमाग अच्छा रहेगा, जेके ब्लड प्रेशर वसर रहे वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस मौसम में अस्थमा बहुत होगा, एलर्जी, जकरे एक्जिमा उक्जिमा हो, खुजली बहुत बड़ी। ठीक है, तो इसमें मुल्तानी मिट्टी से लगा करके धूप में बैठ जाएंगे, एक्जिमा उक्जिमा में बहुत राहत मिलती। अगर नहीं मुल्तानी मिट्टी गई बाहर में, पिड़ोर तो जाना तो भैया, सबके गांव में होत हुई, वो पिड़ोरवा की मिट्टी है, नीचे से निकाल लिया, एक रत्तिया भर भिगो दिया, कांकड़ उकड़ निकाल के नहा ले एक बार। हम जिंदगी में अब कम से कम 15 सालों साबुन का यूज नहीं करी, हमारे त्वचा में कोनो दिक्कत नहीं आए। हमारे बाबा जिंदगी भर बिना तेल लगाए कबो नहीं नहाते रहे, ना उनके कबो फोड़ियो नहीं भाई, समझता है। तो आप अपने गांव की चीजों को उपयोग करिए। और आप लोगों से निवेदन है, आप खेती जो हमारे उसका संसाधन है, कारोबार रोजगार सबसे ज्यादा खेती में है। धान गेहूं नहीं आए, धान गेहूं के सिवा भी बहुत कुछ है, समझ रहे हैं, धान गेहूं के सिवा भी बहुत कुछ है, दूधी घास है आपके। अभी आप लोग नहीं जानते हो कि जौन ये खसखस जिसको बोलते हैं अपने के यहाँ, जौन कुछ हो था, कुछ समझते हैं, वो 500 रुपया किलो बिका था, हम सब खरीदी थी, लेकिन आपने सब लगा देता आगे बढ़ जाता। हाँ, ठीक है, तो उससे केवड़ा सेंट बनता है, बहुत कुछ बनती है, औषधियां बनती है, और ब्लड कैंसर की वो बहुत अच्छी दवाई है। आज आपके ब्लड में जो क्लॉट बन रहा है उसकी बहुत अच्छी दवाई है।
तो आप उन सब चीजों को बचाइए। ये आप लोगों का बहुत धर्म है बचाना, ठीक है, नहीं तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और जो धर्म है, कहते हैं कि आयुर्वेद को धर्म से जोड़ दिया गया, वो ढेर कथा उथा जोड़ दी है। तो धर्म का मतलब होता है जिससे हमको लाभ हो वो धर्म है, और जिससे हमको हानि हो अधर्म है। 4 बजे उठा, यही पर एक पंडित जी या जो धार्मिक लोग होते हैं कहते 4 बजे उठा बहुत अच्छा है, तो अच्छा इसीलिए है कि उसमें हमको लाभ होता है, ठीक है। 8 बजे सो गया, पेट साफ ना हो, कल दूसरी बीमारी हुई, हार्ट ब्लॉकेज हुई है, पेट हुआ ना साफ हुई तो खून साफ गंदा हो जाए, किडनी खराब हुई, तो इसीलिए 4 बजे उठना धर्म है। सुबह जल्दी नहाओगे, रक्त संचार पूरे बॉडी में अच्छा हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए धर्म है। और दोपहर नहा तो शाम को नहा, इसीलिए धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि भारत में धर्म का डीएनए बहुत एक्टिव है, उसमें धर्म का जो है ना वो लोगों के दिमाग में बड़ा हावी है, ठीक है, तो इसीलिए बताया जाता है। तो आप इन सब चीजों को, बातों को सीखिए, और हम उनको प्रॉपर तरीके से आपको सिखाएंगे कि 6 ऋतुओं में, जैसे सर्दी है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, उनके बीच के 2-3 मध्य ऋतुएं होती हैं, उनमें कैसे कैसे जीना है, कैसे कैसे रहना है, और कैसे खाना पीना है, ठीक है। और साल में, क्योंकि हम यूरेनियम खा रहे हैं सीधे सीधे, तो हमारे बॉडी में क्या है कि हैवी मेटल्स इकट्ठा होते जा रहे हैं। यूरेनियम जो खाते हैं, यूरिया डीएपी जो डाल करके, तो उससे हमारे बॉडी में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। हमारी किडनी और लीवर, किडनी ब्लड में जो यूरेनियम जा रहा है उसको छान नहीं पाता है, तो हमारे बॉडी में काला कालापन, देखा देर बने देखा तो पहले गोर रहे हो या सांवर हो जाता है, रंग बदला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वो उसमें वो फिर गोर हो सकते हैं, लेकिन उसमें जब वो मेटल बाहर निकल जाएगा बॉडी से तभी हो सकते हैं। और वो मेटल निकालने की विधि योग, आयुर्वेद या होम्योपैथी में है, ठीक है। होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद तीनों एक ही है लगभग, ठीक है। उनका फॉर्मुलेशन थोड़ा थोड़ा अलग है बस, ठीक है, और इन्हीं से ठीक हो सकता है। तो आप लोगों को हम आगे चल करके एक मीटिंग अरेंज करेंगे 3 दिन की, आप लोग अगर डिमांड करेंगे भाई साहब लोगों से, ठीक है, रेहान जी हैं, भैया हैं, ठीक है, तो सब लोगों से करेंगे, तो हम करेंगे। और अगर मार्च तक होगी तो हम पूरा सबका सामूहिक डिटॉक्सिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। उससे बहुत लाभ होते हैं। एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो साल भर के लिए आप रोज रोज की दवाई खाने से, भाई कोई बीमारी है तो उसकी व्याधि की दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन आप कुछ नहीं है तो आपको स्वस्थ रहेंगे, फिर आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट सही हो जाएगा, पेट साफ होगा, भूख लगेगी, भोजन पचेगा, गैस नहीं, ठीक है। तो ये, हाँ, पेट मुख्य चीज है, उससे 80 प्रकार की बीमारियां, 90 प्रकार की बीमारियां होती हैं, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं अपने, जी वो सब बताएंगे, इतनी छोटी चीज नहीं है। वैद्य के एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा वैद्य की तरफ से, डिटॉक्स करना मतलब जैसे हम मोटरसाइकिल की सर्विस करवाते हैं, ऐसे ही शरीर की सर्विस करना, उसको डिटॉक्स, हाँ, है ना। जी जी जी, जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग कराते हो ना, चलते चलते उसमें गियर बक्सा ढीला होएगा, ब्रेक ढीली होगी, ऐसे आपकी बॉडी का ही इस समय इतना मेटल जा रहा है ना, वो ढीली हो जा रही है, तो उसको सर्विस कर देने का नाम ही डिटॉक्सिफिकेशन है, या सफाई का नाम, उसको हमको संस्कृत भाषा में प्रक्षालन बोला जाता है। संघ प्रक्षालन, आयुर्वेद में जाएंगे तो वमन, विरेचन, बस्ती, ये सब शब्द यूज होते हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन किसी विशेष टर्मिनोलॉजी को बोलना फिर वो नहीं समझ पाते हैं, तो हम देसी भाषा में बोल रहे हैं उसको। थोड़ा सा डिटॉक्स इंग्लिश में निकल गया, क्योंकि पढ़ाई सब अंग्रेजी में है, सब कुछ अंग्रेजी में है। अंग्रेजी का इतना हमारे अंदर गुलामी घुल गई है कि हमारे गांव का बच्चा अपने गांव में काम करने में शर्म कर रहा है, लेकिन वही बच्चा जाके बाहर कहा भैया 7,000 दे दिया जाए, हमसे गुए बहुआ हुआ, लेकिन दे दिया, ठीक है। तो वो ये मानसिकता आप निकालिए अपने घर में, अपने चाचा दादा लोगों में झूठी शान शौकत के चक्कर में मत पड़िए, ये बहुत हानिकारक है। कि आज हमारे बगली वाले तो ये आपकी बार 1000 बयाना देंगे भैया, ये कुरीति बता रहा हूँ आपको, ये कुरीति बना रहे हैं, अपनी बिटिया का तो बुलेट देना, हम साले 4 पहिया दे भाई आपकी बार, ठीक है। ये बहुत बड़ी कुरीति है समाज की, और यही नुकसानदायक है, ये बहुत बड़ा जहर है अपने समाज का, खासकर अपने लोगों की इस समाज में, और ये पूरे देश में ही है, लेकिन इससे सबसे बचिए, बहुत हानिकारक है। और शादी ब्याह कोई चीज में झूठे आडंबर से मत पड़िए, आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें सुहा कर देते हैं एक दिन में, शादी भी दुनिया फालतू के चोचला में,
ठीक है, आप सबसे निवेदन है कि इन सबसे बहुत बचिए। हम बहुत बचते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो औपचारिक हैं, उनको आज और मेहंदी और निपोरा मदारा क्या क्या शुरू हो गया है। बियावा तो पीछे हो गया, पहले ढकोसला ढेर हो गया है। ठीक है, पूरे देश के कर्ज की अदा करने की जिम्मेदारी लेता है। वो क्या है, वो देना जरा एक बार। ये अभी तक क्या हम लोग तो सिर्फ ये समझते हैं ये 100 रुपए है, 100 रुपए है कि 100 का नोट है। ये 100 का नोट है ना, तो यानी कि रुपया कुछ अलग है ना। इस पर तो लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक 100 रुपया, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। नीचे गवर्नर का साइन है और गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई गवर्नर का साइन नहीं है। 1 रुपया वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव है उसका सिग्नेचर है इसके ऊपर। तो ये 1 रुपया अलग है, इस पर रिजर्व बैंक नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। यानी कि 1 रुपये से ऊपर का जो नोट है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको छापता है। अब ये भी 1 रुपया है, और ये भी 1 रुपया है, और ये भी 1 रुपया है। ये है 1918 का रुपया, 1918 का, ये भी 1 रुपया है। ये चांदी है, चांदी का रुपया है। तो अब आप ये बताओ इसमें से कौन सा असली है कौन सा नकली है? चांदी वाला, ठीक है। मतलब कि फिर ये 2 नकली हैं भाई। ये अगर असली है तो ये 2 नकली हैं। अच्छा ठीक है। आज अगर आप इसको बाजार में लेकर के जाओगे तो इसमें आज भी 50 किलो गेहूं मिलता है 1 रुपये में, और इसमें मिलती है एक टॉफी, है कि नहीं है? इसमें भी एक टॉफी मिलती है। लेकिन आपको मैं बताऊं कोई सा, हाँ, इसमें कोई सा भी असली नहीं है। क्यों नहीं है असली? क्योंकि जब हमने रिजर्व बैंक से पूछा कि भाई आप ये बताओ कि रुपया किसी धातु पर निर्भर करता है क्या, तो उसने कहा कि नहीं, रुपया किसी धातु पर निर्भर नहीं करता है। रुपया जो है वो एक सिद्धांत है, एक मानक है, और वो चाहे वो कागज का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो गिलट का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे वो चमड़े का हो, चाहे वो कपड़े का हो, रुपया रुपया होता है। मैं कहा ठीक है भाई साहब। तो फिर हमने वो स्टैंडर्ड मानक क्या है रिजर्व बैंक से पूछा कि वो बताओ रुपया क्या स्टैंडर्ड, क्या मानक है। तो उसने कहा कि इसके लिए हमारे पास कोई वैध दस्तावेज या कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो हमारे एक साथी हैं इधर के ही, अपने गोरखपुर के पास के घनश्याम वर्मा जी, उन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष लगाए इस खोज में कि रुपया है क्या। भाई जब इसके ऊपर तो गवर्नर ये कह रहा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, तो यानी कि 100 रुपये कुछ और चीज है। ये तो वायदा पत्र हो गया, पर्ची हो गई नोट की। जैसे आप लिख के दे दो अभी इनको कि जाओ नीचे वाली दुकान से 20 चाय ले आओ, अपने नाम और साइन लिख दिया उस पर, तो वो दुकानदार के पास गया और चाय उसने दे दी। तो वो जो पर्ची थी वो चाय तो नहीं थी, चाय की पर्ची थी, है ना, वायदा पत्र था वो आपका कि भाई मैं कह रहा हूं इसको 20 चाय दे दो। ऐसे ही गवर्नर कह रहा है कि मैं 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, आप इसको 100 रुपये का सामान या जो भी ये चाहिए, मेरा वायदा है, आप दे देना इसको, है ना। तो उन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष लगा करके ये खोज की। तो सौभाग्य से एक दिन ऐसा आया जब वो आर्काइव में बैठे थे, आर्काइव जो आरबीआई की आर्काइव है दिल्ली में, उसके डायरेक्टर से वो बात कर रहे थे। तो उनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि वर्मा जी आपको बहुत दिन हो गए रिसर्च करते करते, तो आप वहाँ जाओ, वो रिटायर हो गए थे, कि आप जाओ वहाँ और आरबीआई की आर्काइव जो है दिल्ली में, उस फला नंबर रैक में अलमारी को खोलना, वहाँ पर वो दस्तावेज रखा हुआ है जिसमें आपको पता लगेगा कि रुपया क्या है। तो फिर उनको मिला, वो था कॉइनेज एक्ट 1906। तो जब उसका अध्ययन उन्होंने किया तो पता चला कि 1 रुपया क्या है, कि रुपया जो है वो मानक है, आपकी मेहनत को नापने का साधन है। रुपया, आप जो दिन भर मेहनत करते हो, आपके साथ कोई चोरी ठगी ना हो,
तो उसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया है और वो पुराने जमाने से चला आ रहा है। 1906 कॉइनेज एक्ट में उसको लिखा गया है, वर्णित किया गया है। रुपया जो नाम दिया है सबसे पहले ये दिया है शेरशाह सूरी ने, इससे पहले जो है अलग था, मतलब इसका नामकरण लिखित में शेरशाह सूरी ने किया। पहले कौड़ी 1545 नहीं, वो तो छोटी इकाई है, दमड़ी कौड़ी है ना, धेला, पैसा, ये रुपये से छोटी इकाई है। जो रुपया है ना, रुपया क्या है, रुपया स्टैंडर्ड यूनिट है एक। तो उसमें जब उन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि एक मोहर, मोहर आप जानते हो, आपने सुना होगा जो पुराने लोग बैठे हैं, एक मोहर बराबर 15 रुपए, ये रुपये का स्टैंडर्ड है। एक मोहर उसमें 11.664 ग्राम शुद्ध तोला सोना, शुद्ध सोना होता है, यानी कि 1 तोला। अभी तो आजकल के लोग 10 ग्राम को तोला मानने लगे हैं, 10 ग्राम तोला नहीं है, 11.664 ग्राम सोना को या 4 ग्राम वजन को तोला कहा जाता है। तो मोहर के अंदर शुद्ध तोला होता है सोने का, वो होती है मोहर, और अगर वो मिलती है 15 रुपए में, यही उसका स्टैंडर्ड है, यही उसका मानक है, रुपये का मानक है ये। तो फिर हमने इसको जब मल्टीपल डिवाइड किया 15 को, 11.664 को 15 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 रुपये की वैल्यू आ जाती है कि 1 रुपये की कितनी वैल्यू होगी, तो वो निकल के आती है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। यानी कि ये जो 1 रुपया है इसकी वैल्यू है 777 मिलीग्राम सोना। इसका एक अर्थ ये भी हो गया, आपको पता होगा पहले कि आरबीआई उतना ही सोना पैसा छाप सकती है जितना सोना उसके पास हो, इतना तो पता है ना। तो वो कितना छाप सकती है ये दस्तावेज से पता लगा कि 1 रुपये के बराबर में जब वो 777 मिलीग्राम सोना रखेगी तब 1 रुपये प्रिंट कर सकती है। इसके ऊपर हमने घनश्याम वर्मा जी ने और डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने किताब बनाई है पूरी, सारे दस्तावेज आरबीआई के आर्काइव्स के, वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार के, सब उसमें डाल दिए गए हैं दस्तावेज। वो किताब का नाम है रुपया मूल्य की मापक या शोषण का साधन। किताब का नाम है, आप अमेजोन से ऑनलाइन भी उसको मंगा सकते हो और रिहान भाई से बात करके भी आप उसको मंगा के पढ़ सकते हो। तो यानी कि आपके 1 रुपये की वैल्यू है 777 मिलीग्राम, और जब 777 मिलीग्राम सोने को आप मार्केट में परचेज करने जाओगे तो इन बैंक नोट में वो 6,6200 रुपये में उतना ही बराबर की वैल्यू मिलती है। भाई 6200-6300 रुपये के बैंक नोट आपको खर्च करने पड़ेंगे तब आपको उतनी वैल्यू का सोना मार्केट से मिलेगा। और उसकी भारत के रुपए में वैल्यू कितनी है, 1 रुपया। तो अब फिर हमको यहां से बात समझ में आई कि कितनी बड़ी लूट और कितनी बड़ी ठगी जो है वो देश के लोगों के साथ हो रही है। भाई आप मेहनत, आप तो छाप नहीं रहे हो पैसे को, आप तो मेहनत करके कमा रहे हो ना, और आप जो कमा रहे हो वो नकली रुपया कमा तो नहीं रहे हो। आप तो ये सोच के कमा रहे हो कि भाई आपने मेहनत की है, भारत की करेंसी में हम कमा रहे हैं, कि विदेश की करेंसी में कमा रहे हो, आप असली रुपया कमा रहे हो ना। आप 8 घंटे मेहनत करते हो, आपकी जो ऊर्जा खर्च होती है वो असली खर्च होती है कि नकली खर्च होती है, तो उसके बदले में आपको जो मिलता है या मिलना चाहिए वो असली मिलना चाहिए, है कि नहीं है। तो फिर हमको बात समझ में आ गई कि भाई तो 6000 गुना की लूट हो रही है लोगों के साथ, और अगर ये चलती रही तो हम अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती से पूंजीवाद का खात्मा भी अगर कर दें तो भी बेरोजगारी का समाधान या गरीबी का समाधान, भूखमरी का समाधान नहीं होगा, क्योंकि 6000 गुना की सीधी लूट हो रही है। उसमें तो आपका कोई मतलब ही नहीं है कि आपका समाधान हो जाए। ये जो महंगाई का इन्फ्लेशन है ये घटता बढ़ता ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी फिर सिद्धांत की। तो इसका माध्यम क्या है, इसका माध्यम फिर हमने चुना कि जिन जिन लोगों के पास कर्ज है, भाई जो कर्ज है वही तो लड़ाई लड़ेगा ना सिद्धांत की। जो जिसकी जीवन आराम से कट रहा है वो क्यों लड़ेगा, है कि नहीं है। तो जिन लोगों के पास कर्ज है उनको हमने ट्रेनिंग दिया, उनको समझाया पूरी बात, और उनको हमने एक आवेदन बना के दिया, और आवेदन बना के दिया कि आप बैंक से जरा पूछ तो लो कि उसने आपको असली दिया है कि नकली दिया है कि नहीं। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए साफ। तो 2000 लोगों के आवेदन लगाए हैं अब तक जनता सरकार मोर्चा ने। एक भी आवेदन में बैंक ने ये लिख के नहीं दिया कि मैंने कौन सी करेंसी दी है। और जो सरफेसी एक्ट के 13(3) ये कहता है कि जब कर्जदार कोई सवाल पूछ लेता है, जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा तब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो सारा का सारा मामला वहीं रुक गया है, वहीं रुक जाता है। तो जिस किसी के पास, भाई के पास भी लोन हो, अगर वो
वैध रुपए में अदा करवाएगा जनता सरकार मोर्चा, अवैध में नहीं। क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, अगर आप अवैध रुपए में लेन देन करोगे, अवैध रुपए की बात करोगे, अवैध रुपए को रखोगे, तो जो पुराने वाली BNS का तो मेरे याद नहीं है 173 है, लेकिन पुराने वाली IPC की जो धारा है 230 से 254 जो आर्टिकल है वे, और IPC की धारा 489 ABCD के तहत आजीवन कारावास तक की सजा है। अगर आप इसको बात भी अवैध रुपए के कोई बात भी करते हो तो इसमें हमारा जो है बुलंदशहर की कोर्ट में भी केस चल रहा है, और जो है 6 केस मध्य प्रदेश में हुए हैं। उसमें बैंक ने कहा है कि आप केस वापस ले लो, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि आपके पास कोई लोन नहीं है। तो ये कार्रवाई यहाँ तक पहुंचे हैं। तो किसी भाई के पास भी अगर वो कर्जे से परेशान है तो उसको आत्महत्या करने की, सुसाइड करने की या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ना अदा कर पा रहा हो, हाँ, ना अदा कर पा रहा हूँ। हम ये नहीं कहते कि आप मत दे, आप अगर देने की स्थिति में है तो बेशक दे, लेकिन अगर आप सिद्धांत को समझना चाहते हैं और सिद्धांत की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिससे आपका ही नहीं पूरे देश का भला हो, तो फिर आप इस लड़ाई में हमारे साथ आ सकते हैं। पर ये लड़ाई का एक हिस्सा है, ये पूरी लड़ाई नहीं है। पूरी लड़ाई क्या है? अपनी व्यवस्था बनाने की लड़ाई है, जिसमें गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, बेरोजगारी ना हो, कोई बीमार ना हो, आपसी भाईचारा फिर स्थापित हो। इन लोगों ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप बीमार भी हो, गरीब भी हो, भुखमरी भी हो, आप में भाईचारा भी ना हो, आप आपस में ही लड़े, आपका जीवन जो है पूरा वो तिल तिल करके पिसता चला जाए। और हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो आपसी भाईचारे पर आधारित हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, आप समाज फिर से इकट्ठा हो, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती सबको बराबर अधिकार मिले, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अब बात आपके पक्ष में मैं छोड़ देता हूँ, इतनी बात आपसे करूँगा क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, एक एक पॉइंट पर बहुत लंबी चर्चा इस पर होती है। तो 3 दिन की ट्रेनिंग में फिर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फिर आपसे रूबरू होंगे। आगे अगर आप काम करना चाहेंगे तो फिर हमारा आपका जुड़ाव होता रहेगा। एक उसमें मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 23 मार्च को हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं पानीपत के समालका में। 23 मार्च जो शहादत दिवस है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की, उस पर हम सब इकट्ठा हो रहे हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के। उसमें क्या है कि संदेश देने का प्रयास है, क्योंकि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो बात दूर तक जाती है और लोगों को ये नहीं लगता कि हम अकेले हैं। उनको ये लगता है कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो इस विषय पर बात कर रहे हैं और ऐसा काम करने की योजना बना रहे हैं। तो आपको हम निमंत्रण भी देते हैं कि आप वहां आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को लेकर के जाएं। आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो फिर ज्यादा इसमें काम होने में देर नहीं है। इन्हीं बातों के साथ आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मेरे को सुना, क्योंकि मैं उम्र में भी आपसे छोटा हूं, आप बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। रिहान जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।